Good evening, Mukhtar. Mayur, good evening. Am I audible? Good evening, sir. Okay, thank you. तो इलेक्ट्रिकल का बेसिक्स में हमने रेजिस्टेंस देख लिया था। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है ना? कि किसी भी मटेरियल का अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो हमने देखा था कि उसका लेंथ और एरिया हमको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? अपने को रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए, तब जाके हम लोग किसी भी एलिमेंट का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन किया था, याद है आपको, कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम मटेरियल का। तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करता है डायमेंशन पे। लेंथ या एरिया वेरी करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ चेंज होता है अगर हम मटेरियल चेंज कर दे तब, और टेम्परेचर अगर चेंज कर दे तब जाके हमारा रेजिस्टिविटी चेंज होता है। यहाँ तक सबको याद हो गया। हमने रेजिस्टिविटी का यूनिट देखा था, ओम मीटर होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है ना? हमने बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल सिल्वर देखा था। और कंडक्टिविटी के हिसाब से हम अगर मटेरियल को देखें तो सब बेस्ट होता है कंडक्टिविटी सिल्वर का, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड और उसके बाद एल्यूमिनियम। तो रेजिस्टिविटी सबसे कम होता है सिल्वर में, और कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है सिल्वर, है ना? कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, ये हमको पता हो गया था। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए, फिर कंडक्टेंस को डिफाइन किए थे। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज द ईज ऑफ फ्लो टू इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। और इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट सीमेंस, ऐसा यूनिट होता है। और मो बोलते हैं, उल्टा ओम लिख दो तब भी कंडक्टेंस ही समझ में आता है। कंडक्टिविटी क्या है? सेम रेजिस्टिविटी की तरह कंडक्टिविटी एक यूनिट वॉल्यूम मटेरियल का कंडक्टेंस है ना? बराबर है। ये सारी बातें हमने समझ ली है, ठीक? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये हो गया। आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ हम सबको पता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी एक मटेरियल का जो दोनों तरफ जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आप जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे, उस मटेरियल से या फिर उस रेजिस्टेंस से उसके प्रोपोर्शनल करंट पास करें, है ना? मतलब जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया होगा उसी का प्रोपोर्शनल करंट हमको मिलेगा। दैट वाज माय ओम्स लॉ। एम आई राइट और रॉन्ग? तो हम सबको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओम्स लॉ के हिसाब से। इसका कंडीशन क्या है? ओम्स लॉ का कंडीशन क्या है? कब ये होगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा? So Ohm's law, V is proportional to I. It is at constant temperature. क्योंकि अपने को पता है अभी
कि टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, और रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो आपका वोल्ट करंट जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो R जो है वो मेरा रेजिस्टेंस है, और यह रेजिस्टेंस ये इंटरनल प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का, मटेरियल का। रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। अब हम बोल रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या है, ये इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट होता है तब जाके मेरा वोल्टेज जो है वो करंट से लिनियरली वेरी करेगा। मतलब अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं, तो करंट भी बढ़ता रहेगा, और वो भी लीनियर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको याद रखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये जो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वोल्टेज जो है और करंट, कोई मेरे को बताएगा कि करंट स्केलर है कि वेक्टर है। करंट स्केलर है कि वेक्टर है मुख्तार? स्केलर वेक्टर मतलब याद है? स्केलर। करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये यहाँ पे लिख दिया। हाँ, आज हो गया हमारा 9 तारीख ना। तो करंट मेरा स्केलर क्वांटिटी है। तो ओम्स लॉ का ये जो फॉर्म है V इज इक्वल टू आई आर, इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर फॉर्म। इस फॉर्म को बोलेंगे स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो करंट मेरा स्केलर है ना, वोल्टेज भी स्केलर है, रेजिस्टेंस भी स्केलर है। तो ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है? वेक्टर फॉर्म है J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। हाँ जो J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ये हो गया मेरा वेक्टर फॉर्म। J क्या है? J इज करंट। J क्या है? करंट डेंसिटी। डेंसिटी। करंट डेंसिटी। E क्या है? पोटेंशियल। E is the electric field। इलेक्ट्रिकल फील्ड, फील्ड। करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर फील्ड इंटेंसिटी बोलो, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फील्ड इंटेंसिटी जो होगा मल्टीप्लाइड बाय योर कंडक्टिविटी, उतना ही करंट उस जगह पे, उतना करंट डेंसिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। एम आई क्लियर? ओम्स लॉ का वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। सो ओम्स लॉ जिस रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है उसको ओमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। जो भी रेजिस्टेंस
ओम्स लॉ को नहीं मानता है उसको आप लोग बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या फिर नॉन ओमिक कंपोनेंट। तो ओम्स लॉ इज not valid for non-ohmic रेजिस्टेंस। अब ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या है? जिसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं करता है ना? मतलब अगर कंपोनेंट का रेजिस्टेंस फिक्स्ड नहीं रहता है, इफ द रेजिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड, if the resistance is not fixed over its entire range, then it is called non-ohmic। मतलब जैसे ही रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो भी प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा लिनियरली, इसीलिए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो ऐसा और क्या क्या है, जैसे कि कोई भी नॉन लीनियर यूनिलैटरल नेटवर्क में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। समझ में आ रहा है? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या है? वो सारे रेजिस्टेंसेस जिसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज होता है समय के साथ ओवर द एंटायर ऑपरेटिंग रेंज, है ना? तो ऐसा क्या हो सकता है, जैसे कि कोई भी नॉन लीनियर एंड यूनिलेटरल नेटवर्क, बाइलेटरल नहीं, यूनिलेटरल नेटवर्क अगर हो तो उसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। और क्या है? ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिव डिवाइसेस, एक्टिव एलिमेंट्स, किसी भी टाइप का एक्टिव एलिमेंट में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। अब एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? तो दो टाइप के एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, एक होगा एक्टिव एलिमेंट और एक होगा मेरा पैसिव एलिमेंट। इसको थोड़ा इलाबोरेटली करेंगे। अभी के लिए ये समझ लेते हैं, एक्टिव एलिमेंट वो सारे एलिमेंट्स है जो सिग्नल को प्रोसेस कर सकता है या फिर सोर्स की तरह काम करता है ना? वो एक्टिव है। पैसिव एलिमेंट जैसे मेरे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये तीनों पैसिव एलिमेंट है। ठीक। तो ओम्स लॉ एक्टिव एलिमेंट पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, समझ के रखना, लिख के रखना कि किसी भी एक्टिव एलिमेंट पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर है, सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे कि आपका बीजेटी हो गया,
डायड हो गया, लाइक डायड, देन बीजेटी, ओपेम, इनमें किसी में भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अरे यार, ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। किसी भी टाइप का ट्यूब डिवाइसेस, ट्यूब डिवाइसेस जैसे कि थायरेट्रॉन, या फिर आपका गैस डायड, वैक्यूम डायड, वैक्यूम पेंटॉड, तो ये सब में किसी भी टाइप का ट्यूब डिवाइसेस हो जाए आपका, डायड, ट्रायड, पेंटॉड, तो किसी में भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। नॉन मेटल्स या फिर नॉन मेटालिक कंडक्टर्स like your silicon carbide, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब क्या है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस है। सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब में बताओ, आर्क लैंप या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब ओम्स लॉ वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है, आर्क लैंप वैलिड है। नॉट वैलिड, आर्क लैंप लैंप में भी वैलिड नहीं कैसे होगा? आर्क लैंप या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब ये सब क्या होता है? बल्ब किससे बना है? नाइक्रोम से बना होता है, सॉरी, टंगस्टन से बना है फिलामेंट। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ, टेम्परेचर जैसे जैसे करंट पास करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। जैसे ही रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो वहां पे हमारा ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो हमने देखा ओम्स लॉ किसी भी तरीके का नॉन लिनियरिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। नॉन लिनियर हो गया, इसका मतलब ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये लिनियर है, वोल्टेज के साथ करंट वेरी करेगा। तो नॉन लिनियर, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब कि किसी भी कोई भी एक एलिमेंट है, अगर इसके बोथ डायरेक्शन से अगर मैं सोर्स को चेंज करूं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होता है, वो अगर करंट को, सोर्स के पोलैरिटी को चेंज करने से अगर उसमें से जाने वाली करंट चेंज होती है, तो फिर वो यूनिलैटरल है ना, बाइलैटरल नहीं। एक डायरेक्शन से करंट को पास करेगा, दूसरे डायरेक्शन से करंट को रोक देगा, जैसे डायोड, तो वो हो गया मेरा यूनिलैटरल। तो ये सारे डिवाइसेस में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। समझ में आया? तो ये लिख के रखना, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर नॉन लिनियर unilateral network, all kind of active elements, semiconductor devices like diode, BJT, op-amp, all types of tube devices like thyratron, gas diode, electrolyte, non-metallic conductors like silicon carbide, और आर्क लैंप या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये किसी में भी
ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो ओम्स लॉ वैलिड कहां पे है? तो ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। linear bilateral network and only metallic conductors, that is ohmic element. So only metallic conductors में ओम्स लॉ वैलिड है, और वो भी अगर ओमिक हो तो। Am I clear? तो वैसा नेटवर्क जहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस प्रेजेंट है, उस नेटवर्क में ओम्स लॉ वैलिड माना जाएगा। Am I clear? बाइलेटरल एलिमेंट, लिनियर बाइलेटरल एलिमेंट क्या है हमारे पास? आरएलसी। ठीक है, ओके एवरीवन। सर अभी देखो इंडक्टर और कैपेसिटर, ये दो एलिमेंट, चलो इसमें बाद में डिस्कस करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर को लेकर। अभी रेजिस्टेंस को लेकर चलते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस मतलब सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो उसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अभी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में भी ओमिक रेजिस्टेंस होना पड़ेगा, तब जाके ओम्स लॉ वैलिड होगा। लिनियर बाइलेटरल नेटवर्क में ओम्स लॉ वैलिड होगा, और मेटेलिक कंडक्टर में। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू I इंटू R लिखते हैं हम लोग। इसको सर्क्यूटल लॉ भी बोला जाता है, या फिर स्केलर फॉर्म बोला जाता है। J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। और ओम्स लॉ की वैलिडिटी के बारे में हमने बात की। ठीक, अभी देखो रेजिस्टेंस को अगर हम लोग दो या तीन रेजिस्टेंस को अगर हम लोग सर्किट में जब लगाते हैं, तो दो तरीके का कनेक्टिविटी बनता है। एक को हम बोलते हैं सीरीज, और एक को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या मुझको कोई बताएगा कि सीरीज कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन में क्या डिफरेंसेस है, क्या कंडीशन क्या है सीरीज होने का और पैरेलल होने का? व्हाट आर द कंडीशन? हाँ बोलो। सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या है सर? हाँ, सीरीज सीरीज हाँ, कनेक्शन में सीरीज, पैरेलल है, केवीएल केसीएल लो आ जाएगा, किरचॉफ करंट लो, वोल्टेज लो। हाँ हाँ हाँ, उसपे से करंट और वोल्टेज, मतलब सीरीज में वोल्टेज चेंज होता है। हाँ हाँ, करंट सेम रहेगा, और पैरेलल में करंट चेंज होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। एग्जैक्टली, कंडीशन ये है। क्या कंडीशन है? मेन कंडीशन इज दैट इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन, कोई भी रेजिस्टेंस को हम सीरीज तभी बोल सकते हैं अगर उस सारे रेजिस्टेंस में से जो करंट पास कर रहा है वो सेम करंट हो, सेम अमाउंट ऑफ करंट, R1 R2 R3 सबसे अगर सेम करंट पास करे, और उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा
उन वोल्टेज ड्रॉप को अगर सम अप करे तो उनके अक्रॉस लगने वाले वोल्टेज के बराबर। एल्जेब्रिक सम ऑफ। ठीक, तब जाके उस सर्किट को हम बोलेंगे ये रेजिस्टेंस है सीरीज में। पैरेलल के केस में क्या होता है कि वोल्टेज सेम रहता है और करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहां से अगर बैटरी करंट मेरा आई निकल रहा है तो R1 R2 R3 I1 I2 I3 करंट पास करेगा, मतलब करंट डिवाइड हो रहा है और वोल्टेज सेम रह रहा है ना। अभी सबसे पहले सीरीज वाला पकड़ते हैं। सीरीज कंडीशन में सीरीज के कंडीशन में मेरा वोल्टेज एडिटिव है, वोल्टेजेस आर एडिटिव, लिख के रख सकते हो वोल्टेजेस आर एडिटिव। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 will be the main potential। और ओम्स लॉ से हमको पता है V कितना होता है I इंटू R। तो अगर इस पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस अगर R है, कैपिटल R है, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वहीं पे R1 प्लस पे आई आर टू। V1 क्या हो जाएगा, V1 विल बी आई इंटू R1 प्लस V2 विल बी आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3। तो यहाँ से आई सारे कॉमन आ जाएंगे और कॉमन लेके हम लोग डिवाइड कर दे तो निकल जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस। इसका मतलब सीरीज में क्या देख रहा हूं मैं, सीरीज में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंसेस ऐड हो रहे हैं। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे सीरीज में तो रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। ठीक, पैरेलल के केस में अगर मैं देखूं तो करंट मेरा एडिटिव है, तो यहाँ पे मैं करंट ले लेता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और I को मैं लिख सकता हूँ V बाई आर इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो ये हो जाएगा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो पैरेलल में 1 बाई R का मतलब क्या होता है, 1 बाई R का मतलब होता है G, है ना, कंडक्टेंस। सो G1 प्लस G2 प्लस G3। इसका मतलब पैरेलल होने से कंडक्टेंस एडिटिव है और सीरीज में रेजिस्टेंस एडिटिव है। अगर आप किसी भी सर्किट में आप अगर लोड को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस घटेगा। और किसी भी सर्किट में लोड को पैरेलली कनेक्ट करते हो तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा और कंडक्टेंस बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो मेरे को बताओ, अगर मैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाता हूं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाता हूं और सबका वैल्यू अगर R है, ये 1 2 3 अप टू n, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, n टाइम्स R प्लस होगा, मतलब n इंटू। ठीक,
और अगर मैं उसी को पैरेलल लगा दूं, n number of resistances having magnitude r, सबको अगर मैं पैरेलल लगा दूं, n r इक्विवेलेंट कितना होगा? r बाई r। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। ठीक है, एम आई क्लियर मुख्तार? यस सर। यस सर। पावर का क्या खेला होगा? पावर एडिटिव होगा किसमें, सीरीज में कि पैरेलल में? क्या सर? पावर, हाँ हमने क्या बोला कि सीरीज में वोल्टेजेस, वोल्टेज आर एडिटिव, हाँ वोल्टेज voltage वोल्टेजेस आर, मैं लिख लेता हूँ बेटर रहेगा। सीरीज में, इन केस ऑफ सीरीज सर्किट, जो हमने देखा अभी, इन केस ऑफ सीरीज ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸು सर्किट, नंबर 1 हमने क्या देखा कि वोल्टेज एडिटिव आर एडिटिव, ऐड होता जाता है, एडिटिव। हमने देखा करंट इज कांस्टेंट, सेम करंट, करंट रिमेन्स कांस्टेंट। सेम। तीसरा बात हम बोल रहे हैं पावर, पावर एडिटिव होगा क्या? पावर भी सेम ही रहेगा। अभी एक एक इंडिविजुअल का पावर अलग अलग कंजम्पशन होगा, R1 R2 R3 का, है ना? तो वो सारा पावर ऐड करके टोटल पावर निकलेगा कि कैसे निकलेगा? मतलब सबका मतलब P is equal to P1 plus P2 plus P3 ऐसा होगा। हाँ, तो पावर इज ना सबका इसलिए एडिटिव, एडिटिव पावर इज एडिटिव, है ना? In case of parallel, in case of parallel current are additive, voltage हाँ remains same, हाँ, and power is power is I is equal to V by R, P is equal to I square into R square upon R. current additive और पावर पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R होता है, इसलिए I चेंज होगा, पावर एडिटिव होगा। yes, power is additive। I स्क्वायर R के हिसाब से होगा। भाई इस, चाहे वो सीरीज में है पैरेलल में है, यहाँ पे जितना पावर कंजम्पशन होगा, हाँ है ना? मतलब उतना ही होगा बराबर। इसका जितना पावर कंजम्पशन होगा, इसका जितना पावर कंजम्पशन होगा, इसका जितना पावर, टोटल पावर तो मेरे को इसी सोर्स से लेना है। यहाँ पे भी, यहाँ पे जितना पावर कंजम्पशन होगा, इसमें जितना पावर कंजम्पशन होगा, इसमें जितना पावर कंजम्पशन होगा, वो देगा कौन? वही मेरा सोर्स देगा। तो पावर इज एडिटिव इन बोथ द केसेस, पावर इज एडिटिव। वोल्टेज और करंट अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो हमने एक चीज समझ लेना है कि भाई कहीं पे भी, अभी ये बात को याद रखना, कहीं पे भी कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जैसे ही हम कोई एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, तो उसके थ्रू एक करंट पास करता है, और जो करंट उस रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगा, तो यहाँ पे
पावर को रेजिस्टेंस क्या करता है, पावर को डिसिपेट करता है, डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो डिसिपेट जो करेगा और डिसिपेट करने से पावर लॉस होगा, और वो जो पावर लॉस होगा वो पावर कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू आर का लॉस होगा। इतना पावर वो लॉस करेगा, आई स्क्वायर आर लॉस बोलो या फिर V इंटू आई। तो ये V इंटू आई करने से पावर कैसे आ जाता है, अगर ये सवाल आता है दिमाग में कि भाई पावर को हम वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करने से पावर कैसे आता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। हाँ, पावर का मतलब क्या है, पावर मतलब वर्क डन ऑन यूनिट टाइम। पावर का मतलब होता है वर्क डन ऑन यूनिट टाइम। एक सेकंड में या फिर एक घंटे में या फिर एक दिन में कितना काम कर सकता है, वही मेरा पावर होता है किसी भी एलिमेंट का। तो W/T हो गया मेरा पावर। अब इस W/T को मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं W/Q इंटू Q/T। Q हो गया चार्ज। तो ये W/Q क्या है भाई, W/Q मतलब वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट चार्ज पे जितना वर्क डन हुआ उसी को तो हम वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल क्या है, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनटू Q/T मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ/dt। तो चार्ज बाई टाइम मतलब करंट, यही से आता है V इंटू आई। P इज इक्वल टू V इंटू आई। एम आई क्लियर। अब इसके साथ जब मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूं कि वोल्टेज को मैं करंट से रिप्लेस कर दूं तो I इंटू आर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर। इसी फॉर्मूला में V इज इक्वल टू आई में, V इंटू आई में मैं अगर करंट को रिप्लेस कर दूं वोल्टेज से तो ये हो जाएगा V/R। तो ये निकलेगा मेरा V²/R, है कि नहीं। सो पावर को आप वोल्टेज और रेजिस्टेंस से भी निकाल सकते हो, करंट एंड रेजिस्टेंस से भी निकाल सकते हो, या फिर वोल्टेज एंड करंट से भी निकाल सकते हो। आपको दो एलिमेंट अगर पता है, दो पैरामीटर पता है कि वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, या फिर करंट कितना है और वहां पर रेजिस्टेंस कितना है, या फिर वोल्टेज कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं पावर निकाल सकता हूँ। पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वाट। मैकेनिकल यूनिट में देखेंगे तो मैकेनिकल हो जाएगा जूल पर सेकेंड, है ना। वर्क डन होता है जूल, टाइम होता है सेकेंड में, तो जूल पर सेकेंड। सो 1 वाट मतलब 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड। तो 1 वाट वर्क का मतलब हो गया 1 जूल पर सेकेंड। ठीक, बढ़िया, समझ में आया सबको। अब पावर अगर V इंटू आई है तो एनर्जी क्या है। अब देखो कोई भी एक एलिमेंट है उसमें से जैसे ही करंट पास करेगा तो उसमें I²R लॉस होगा, उतना पावर लॉस होगा। और अगर ये T टाइम तक चले तो जितना टाइम के लिए इतना पावर लॉस होगा वो उसका एनर्जी होगा। एनर्जी इज नथिंग बट पावर इंटू टाइम। सो ये हो जाएगा I²R इंटू टी, या फिर V²/R इंटू टी, जितना टाइम के लिए वो चलता रहेगा, या फिर VI/T। पावर इंटू टाइम कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा एनर्जी। और एनर्जी का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। किलोवाट होगा, वाट होगा।
वाट। ऐसा यूनिट क्या है बताओ तो एनर्जी का? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है वाट सेकेंड। पावर हो गया वाट, टाइम हो गया सेकेंड, तो ये आ जाएगा वाट सेकेंड में। और हम लोग यूज क्या करते हैं, वाट सेकेंड तो बहुत छोटा यूनिट है, तो हम लोग यूज करते हैं किलो वाट आवर। तो ये किलो वाट आवर क्या है, एनर्जी है। एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 kilowatt hour is equal to 1 unit of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या होते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। Am I clear? तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वाट आवर। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, या फिर आप बोलो तो 1000 वाट आवर बोलो, या फिर इसको और तोड़ो तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 60 वाट सेकेंड, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 वाट सेकेंड। तो ये होता है अपना 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसका बिल हम लोग पे करते हैं यूनिट के हिसाब से मीटर में, है ना? तो समझ में आया भाई, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का यूनिट हमने देखा, ऐसा यूनिट देखा, हाँ, पावर का यूनिट देखा, मैकेनिकल यूनिट भी देखा, सीरीज और पैरेलल सर्किट देख लिए, ओम्स लॉ देख। ओके एवरीवन, ओके सर। Okay, sir. चलो अभी के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, 7:30 बजे मिलेंगे फिर। बाय बाय। कितने बजे? 7:30। ओके। आज ओके मैं बाय। और स्नाइडर इलेक्ट्रिकल में था सर, इंटरव्यू के लिए बोला। हाँ, हाँ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पे बोल रहे हैं अभी, अच्छा अच्छा, इसलिए अभी ट्रेन में चलते जा रहे ओके, कोई बात हैं। नहीं, हो जाएगा। ठीक, ठीक है मयूर, बात करते हैं बाद। ओके।